हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय सेल्फ नितेश और आज के इस लेक्चर में हम लोग थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस और थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस के बारे में पढ़ेंगे। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, ये जो थ्योरम है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर में। रोटेशन डायनेमिक्स में इसका बहुत ज्यादा एप्लीकेशन है। मतलब किसी भी बॉडी का, वो चाहे सिमेट्रिकल हो या फिर ज्योमेट्रिकल हो, कैसा ही बॉडी हो, उसमें आप ये दोनों थ्योरम अप्लाई करके किसी भी एक्सिस पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट कर सकते हो इजीली। ठीक है, तो इसका बहुत ज्यादा यूज है। तो यहाँ पे हम लोग उसके बारे में पढ़ते हैं। देखिए, पहला क्या है, थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस। यहाँ पे एक्सिस रहेंगे पैरेलल। ठीक है, तो यहाँ पे मान लेते हैं कोई भी बॉडी है, ये इरेगुलर शेप की बॉडी है। ठीक है, और ये जो पॉइंट सी है, ये पॉइंट सी उसका क्या है, सेंटर ऑफ मास। तो एक एक्सिस जो होगा वो कहाँ से पास होगा, इसके सेंटर ऑफ मास से। मान लेते हैं जो बॉडी है, ये बॉडी का सेंटर ऑफ मास यहाँ पे है, और ये एक्सिस कहाँ से कैसा पास हो रहा है, सेंटर ऑफ मास से ऐसे पास हो रहा है। ठीक है, अब ये सेंटर ऑफ मास है। अब मुझे यहाँ पे इसके अलावा बाकी किसी दूसरे पॉइंट पे इस बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट करना है। मान लेते मुझे यहाँ पे मैं इंटरेस्टेड हूँ, जैसे मैंने यहाँ पे लिया, मैं कहीं में भी निकाल सकता हूँ। मान लेते मैंने यहाँ पे निकाला, तो इस पॉइंट पे मुझे इस पूरे सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट करना है। तो यहाँ से एक एक्सिस पास हो रहा है। ठीक है, और ये एक्सिस कैसे पास होना चाहिए, ठीक इस मोमेंट ये जो सेंटर ऑफ मास एक्सिस ऑफ रोटेशन पास हो रहा है उससे ठीक क्या होना चाहिए, पैरेलल होना चाहिए। तभी ये थ्योरम हम लोग अप्लाई कर पाएंगे पैरेलल एक्सिस का। ठीक है, एक एक्सिस ऑफ रोटेशन कहां से पास हो रहा है, सेंटर से, मतलब सेंटर ऑफ मास से, और दूसरा उसके ठीक पैरेलल किसी भी आर्बिट्रेरी पॉइंट पे, जहां से मुझे क्या करना है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया उस पूरे सिस्टम का फाइंड आउट करना है। मे बी वो यहाँ पे भी हो सकता है, यहाँ पे भी हो सकता है, कहीं पे भी हो सकता है। ठीक है, तो मान लेते हैं इनके बीच का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस वो क्या है, h है। ठीक है, इन दोनों के बीच में, दोनों एक्सिस के बीच में जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो क्या है, h है। IC क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अराउंड सेंटर ऑफ मास, और I नॉट क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एनी पॉइंट इन द सिस्टम। ठीक है, यहाँ पे मैंने एज्यूम किया एक पॉइंट मास dm। ठीक है, ऐसे ये जो पूरा सिस्टम है ऐसे छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना होगा, जिसका मास क्या होगा, dm होगा। ठीक है, यहाँ पे मैंने एक पॉइंट मास ले लिया dm और उसको मैंने पॉइंट d बोल दिया। ठीक है, इस एक्सिस ऑफ रोटेशन से, मान लेते हैं मेरा एक्सिस ऑफ रोटेशन है और यहाँ पे कोई पॉइंट मास मैंने एज्यूम किया, तो इससे जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो कितना है, dc है। और सिमिलरली ये वाले पॉइंट से, ये वाले एक्सिस ऑफ रोटेशन से du इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। ठीक है, फिर हम लोग ने यहाँ पे कंस्ट्रक्शन किया, यहाँ पे OC लाइन को हम लोग इलोंगेट किया और D से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया N तक, और यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया हम लोग ने। ठीक है, ज्योमेट्री का यहाँ पे थोड़ा यूज होगा, इसके लिए हम लोग यहाँ पे थोड़ा कंस्ट्रक्शन करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे ये पॉइंट मास से मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट करना होगा, तो कैसे निकालेंगे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया आर अबाउट इट्स सेंटर ऑफ मास। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ पार्टिकल पॉइंट मास कितना होता है, mr स्क्वायर, मास इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस का स्क्वायर। अब इसका मास कितना है, dm है, और इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम दिस एक्सिस ऑफ रोटेशन इज dc, तो मतलब dc का स्क्वायर। बात समझ में आ रहा है, इसको मैं तो रीअरेंज करके ऐसे लिख सकता हूँ, dc स्क्वायर इनटू dm। अब देखिए, ये खाली एक पार्टिकल का है। अगर मान लेते इस एक्सिस ऑफ रोटेशन से मुझे पूरे सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना हो, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, ये ऐसे बहुत सारे पार्टिकल्स से मिलकर बना है, तो सारे पार्टिकल्स का मोमेंट ऑफ इनर्शिया मैं क्या कर सकता हूँ, ऐड करके टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल सकता हूँ सिस्टम का। तो यहाँ पे ऐड करना मतलब क्या, इंटीग्रेट करना। तो मतलब मैं इंटीग्रेट कर दूंगा ये पॉइंट मास का, मतलब इस पॉइंट के लिए जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकल रहा है, और ऐसे सारे का इंटीग्रेट कर दूंगा, तो मुझे क्या मिल जाएगा, टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस एक्सिस। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं इंटीग्रेशन यहाँ पे भी लिख देता हूँ, तो क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ, ये क्या होगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस का स्क्वायर इनटू मास ऑफ द पार्टिकल। तो इसको इक्वेशन नंबर 1 बोल देते हैं। ठीक है, यहाँ पे अब देखिए, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस एक्सिस जो हमको चाहिए यहाँ पे I नॉट। ठीक है, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस का स्क्वायर, मतलब OD स्क्वायर, और इनटू मास dm। ठीक है, इंटीग्रेशन मतलब क्या, अगेन हम लोग पूरा टोटल इंटीग्रेशन करके निकाल सकते हैं। अब देखिए, यहाँ पे OD स्क्वायर जो है ये एक ट्राइंगल का हिस्सा है, राइट एंगल ट्राइंगल का हिस्सा है। तो OD स्क्वायर की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, OD स्क्वायर इज इक्वल टू ON स्क्वायर प्लस DN स्क्वायर। ठीक है, हम लोग यहाँ पे राइट एंगल ट्राइंगल है, तो पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके हम लोग ये लिख सकते हैं। तो यहाँ पे OD स्क्वायर की जगह मैं सिंपली क्या लिख सकता हूँ, ON स्क्वायर प्लस DN स्क्वायर इंटू DM। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज देखना, ये जो ON है, ठीक है, ON किससे मिलके बना है, ON को मैं क्या बोल सकता हूँ, OC प्लस CN। ON क्या है, OC प्लस CN है। तो यहाँ पे ON की जगह मैं क्या लिखता हूँ, देखो, इंटीग्रेशन ऑफ स्क्वायर ब्रैकेट ON की जगह मैं क्या लिखता हूँ, देखो यहाँ पे ON स्क्वायर नहीं, खाली ON है, तो ON की जगह मैं लिख रहा हूँ OC प्लस CN, और होल स्क्वायर है ON का, तो उसके लिए इसका होल स्क्वायर प्लस DN स्क्वायर। ठीक है, इंटू DM। अब यहाँ पे अगेन देखो, ये
ए प्लस बी द होल स्क्वायर का फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। तो क्या होगा यहाँ पे ओसी स्क्वायर प्लस सी एन स्क्वायर इन प्लस 2 टाइम्स ऑफ ओसी इंटू सी एन प्लस ए डी एन स्क्वायर एज इट इज रहेगा इंटू डी एम। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे ओसी की वैल्यू क्या है, यहाँ पे ओसी की वैल्यू क्या है, एच है। तो यहाँ पे मैं ओसी की वैल्यू क्या पुट कर सकता हूँ, एच पुट कर सकता हूँ। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ ओसी की वैल्यू पुट कर रहा हूँ एच। तो एच क्या होगा, एच का स्क्वायर हो जाएगा प्लस यहाँ पे देखिए सी एन स्क्वायर, सी एन स्क्वायर और डी एन स्क्वायर, देखिए सी एन स्क्वायर और डी एन स्क्वायर, सी एन स्क्वायर और डी एन स्क्वायर क्या हो जाएगा, डी सी स्क्वायर हो जाएगा। ये भी राइट एंगल ट्राइंगल है, तो पाइथागोरस के हिसाब से क्या होगा, डी सी स्क्वायर इज इक्वल टू सी एन स्क्वायर प्लस डी एन स्क्वायर। तो डी एन स्क्वायर और सी एन स्क्वायर है, डी एन स्क्वायर प्लस सी एन स्क्वायर है, तो उसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, डी सी स्क्वायर। तो इन दोनों की जगह मैं सिंपली लिख रहा हूँ डी सी स्क्वायर। यहाँ पे देखो प्लस, ठीक है। अब यहाँ पे 2OC, मतलब OC मेरे पास अगेन कितना है, H है, तो यहाँ पे 2H इंटू सी एन। अब ये पूरा मल्टीप्लाई होगा डीएम से, ठीक है। अब यहाँ पे इंडिविजुअली हम लोग क्या करते हैं, सबको सेपरेट कर देते हैं। तो यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, एच स्क्वायर इंटू डी एम प्लस डी सी स्क्वायर इंटू डी एम प्लस 2h इंटू सी एन इंटू डी एम। मैंने क्या कर दिया, इसे सबको सेपरेट कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पे अब देखो क्या बोल सकते हैं, यहाँ पे h तो कॉमन है, यहाँ पे h तो कांस्टेंट है, h तो चेंज नहीं हो रहा है, तो h बाहर आ जाएगा, h स्क्वायर इंटू डी एम, ठीक है, प्लस डी सी स्क्वायर प्लस डीएम स्क्वायर, डी सी स्क्वायर प्लस डीएम, इंटीग्रेशन ऑफ डी सी स्क्वायर प्लस इंटू डीएम क्या है हमारा, आईसी है। तो इसको जो मैं क्या लिख सकता हूँ, सिंपली आईसी लिख सकता हूँ, ठीक है, फ्रॉम 1 लिख देना यहाँ पे, प्लस 2h, 2 एक नंबर है, h कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, इंटू सी एन इंटू डीएम, ठीक है। अब यहाँ पे इंटरेस्टिंग चीज ये है, इसका जो इंटीग्रेशन हो जाता है वो 0 हो जाता है। अब क्यों होगा उसको समझते हैं। हम लोग ने 11th में कॉन्सेप्ट पढ़ा था सेंटर ऑफ मास का। ये मान लेते मेरा एक बॉडी है, यहाँ पे ये ओरिजिन है, मान लेते ये ओरिजिन, यहाँ पे कोई पार्टिकल है m1 जिसका डिस्टेंस है r1, यहाँ पे कोई पार्टिकल है m2 जिसका डिस्टेंस है r2, ऐसे n नंबर ऑफ पार्टिकल्स होंगे mn और इसका डिस्टेंस होगा rn। और यहाँ पे कोई सेंटर ऑफ मास होगा, तो m ऐसे लिखते थे m और इसके rc सेंटर ऑफ मास, ठीक है। तो हम लोग इसके लिए पोजीशन वेक्टर क्या निकाल देते हैं, r इज इक्वल टू m1 मतलब mi ri ऐसे लिखते थे अपॉन m, ठीक है। ये सेंटर ऑफ मास के लिए हम लोग पोजीशन वेक्टर निकाल देते हैं। अगर मानते हैं इस ओरिजिन को, ये देखिए मेरा सेंटर ऑफ मास है, इस ओरिजिन को अगर मैं सेंटर ऑफ मास पे लेके चला जाऊं, तो यहाँ पे जो आरसी होगा, पोजीशन वेक्टर होगा, वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और ये 0 हो जाएगा, तो यहाँ पे ये सब पूरा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है। तो इसी केस में हमारे पास यहाँ पे जो हमारा सेंटर ऑफ मास है, वहीं पे हमारा क्या है, ओरिजिन है, यहीं पे हमारा क्या है, ओरिजिन भी है। इसके रेस्पेक्ट में हम लोग सब क्या कर रहे हैं, पोजीशन वेक्टर निकाल रहे हैं, तो यहीं पे हमारा क्या है, ओरिजिन है। तो इसके लिए यहाँ पे जो इसका इंटीग्रेशन हो जाता है वो क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। बात समझ में आ रहा है। अब देखो यहाँ पे एक्स स्क्वायर तो ऐसे ही रहेगा। अब इंटीग्रेशन ऑफ डीएम, छोटा छोटा मास इंक्लूड करके क्या हो जाएगा, टोटल मास कैपिटल है। मान लेते हैं सिस्टम का कैपिटल मास, टोटल मास क्या है, कैपिटल एम है। तो छोटा छोटा पार्टिकल का डीएम मास इंटीग्रेट होकर क्या मिलेगा मुझे, कैपिटल एम मास दैट इज टोटल मास प्लस आईसी, और इसका इंटीग्रेशन हम लोग ने अभी देखा क्या होगा, 0 हो जाएगा। तो इसको लिखने की जरूरत नहीं है। हम लोग क्या निकाल रहे थे, आई नॉट निकाल रहे थे। तो इसको मैं ठीक से क्या लिख सकता हूँ, आई नॉट इज इक्वल टू, मुझे क्या मिला यहाँ पे, आई सी, मैं इसको रीअरेंज कर रहा हूँ, आई सी प्लस एम एच स्क्वायर, ठीक है। तो ये मेरे पास आ गया ये थ्योरम का फाइनल रिजल्ट, ठीक है। मतलब क्या, किसी भी एक्सिस के अराउंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है, उसका उसके सेंटर ऑफ मास से मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना है, प्लस बॉडी का टोटल मास इनटू स्क्वायर ऑफ द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द दोनों एक्सिस का, दोनों एक्सिस के बीच में परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है, उसका स्क्वायर। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ पे ये एक्सप्रेशन, ठीक है। तो इसके हेल्प से हम लोग कहीं पे भी कोई भी पॉइंट पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल सकते हैं। देखिए सेंटर ऑफ मास पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमेशा क्या होता है, मिनिमम होता है। सेंटर ऑफ मास पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, मिनिमम होता है। तो ये आपको पता होना चाहिए। अब यहाँ पे हम लोग थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस देखते हैं। अब देखिए यहाँ पे ये जो थ्योरम है, ये इसमें क्या होगा, ये जो बॉडी होगी, इस सिस्टम जो होगा हमेशा लेमिनार होगा। लेमिनार मतलब क्या, 2D बॉडी, ठीक है, 2D बॉडी। ऐसा मान लेते हैं पेपर है मेरे हाथ में, बुक का आपका पेपर होता है ना, पेपर वो एकदम पतला होता है, उसकी थिकनेस बहुत कम होती है, उसके पास खाली लेंथ और ब्रेथ होता है, मतलब इसको हम लोग क्या बोलते हैं, 2D बॉडी, लेमिनार बॉडी। तो ये खाली वहीं पे एप्लीकेबल है।
मतलब ऐसा बॉडी इसका थिकनेस का बहुत कम हो, ठीक है। अगेन यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, ये मान लेते हैं ये मेरा वही ये प्लेन है, यहाँ पे एक एक्सिस है, यहाँ पे एक एक्सिस ऐसे है, और तीनों एक दूसरे को क्या है, म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। ये एक्स एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है और ये जेड एक्सिस है। तीनों एक्सिस एक दूसरे को म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। बट यहाँ पे कोई भी दो एक्सिस हमेशा क्या होंगे, प्लेन के अंदर होंगे। टू एक्सिस मस्ट बी इन द प्लेन, ठीक है। यहाँ पे आप लिख लेना, दो एक्सिस हमेशा क्या होना चाहिए, प्लेन के अंदर होना चाहिए, और एक एक्सिस हमेशा प्लेन के परपेंडिकुलर होना चाहिए। जैसे यहाँ पे एक्स और वाई क्या है, प्लेन के साथ है, प्लेन के अंदर है, और जेड एक्सिस क्या है, प्लेन के परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो ये कंडीशन यहाँ पे सेटिस्फाई होनी चाहिए। अभी देखिए ये भी सिस्टम में बहुत सारे पार्टिकल्स होंगे, ठीक है, और उनका मास मैंने एज्यूम किया है डीएम है, छोटा मास, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने एक पॉइंट पी ले लिया है जिनका उसका मास कितना है, डीएम, और एक्स ऑफ रोटेशन से मान लेते हैं ये एक्स एक्सिस ऑफ रोटेशन है, ठीक है। यहाँ से जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस वो कितना है, y है, ठीक है। ये तो आपको समझ में आता है ना, कोऑर्डिनेट्स मान लेते हैं ये मेरा कोई पॉइंट है, ये x, y है, ये x एक्सिस है, y एक्सिस है। x, y मतलब क्या, y में कितना चला, x चला, और x में कितना चला, y चला, इसको हम लोग बोलते हैं x, y। तो उसी तरह x में कितना चला, ये y चला, तो यहाँ पे y इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस, और सिमिलरली यहाँ पे x इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है। अब z से परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना होगा, ये डायगोनल होगा, ठीक है। तो इसका कैसे निकालेंगे, अब देखो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ये y है तो ये भी y होगा, और ये x है, तो क्या होगा, यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम यूज करके हम लोग क्या बोल सकते हैं, ये साइड का स्क्वायर इज इक्वल टू सम ऑफ स्क्वायर ऑफ दिस टू साइड्स। मतलब यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ, इसके जगह में क्या, यहाँ पे इसका वैल्यू क्या होगा, अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। पाइथागोरस थ्योरम आप अप्लाई कर सकते हो, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है। इतनी चीजें आपको अंडरस्टूड। अब यहाँ पे देखते हैं इस एक्स ऑफ रोटेशन से आई एक्स ऑफ रोटेशन फ्रॉम एक्स एक्सिस कितना होगा, क्या होता है, पॉइंट मास का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है, मास इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस का स्क्वायर। मास कितना है, डीएम है, ओके। परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस ये क्या होगा, वाई स्क्वायर, ठीक है। अगर मैं इसे इंटीग्रेट कर दूं तो मुझे पूरे सिस्टम का मुझे क्या मिल जाएगा, ऐसे मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिल जाएगा अबाउट एक्स एक्सिस। तो यहाँ पे हम लोग इंटीग्रेशन लिखेंगे, इंटीग्रेशन इनटू वाई स्क्वायर इनटू डीएम, ठीक है। सिमिलरली आई वाई क्या हो जाएगा, इनका मास कितना है, डीएम होगा, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है, एक्स है, तो यहाँ पे क्या होगा, एक्स स्क्वायर इनटू डीएम। इक्वेशन नंबर 1 बोल दो, इक्वेशन नंबर 2 बोल दो, ठीक है। यहाँ से अभी तक कोई दिक्कत नहीं आ रही होगी। अब देखिए जेड एक्सिस से मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा, जेड एक्सिस से मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा, ये देखिए ये जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस कितना है, ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अरे ये जो डिस्टेंस है, मान लेते हैं ये डिस्टेंस है कोई जेड, ठीक है। तो जेड स्क्वायर कितना होगा, जेड स्क्वायर कितना होगा, इसका होल स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। बात समझ में आ रहा है, जेड बोलूंगा तो स्क्वायर रूट होगा, जेड स्क्वायर कर दूंगा तो ऐसे। तो यहाँ पे मैंने डायरेक्टली पुट कर दिया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन अबाउट जेड एक्सिस, ठीक है, इनटू मास डीएम। अगेन इंटीग्रेट कर दूंगा तो मुझे टोटल सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिल जाएगा। अब यहाँ पे थोड़ा सा इसको सेग्रीगेट करते हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर इंटू डीएम प्लस वाई स्क्वायर इंटू डीएम। ये आपको किसके जैसा दिख रहा है, ये आपको यहाँ पे ये देखो, ये सेम इसके जैसा दिख रहा है इक्वेशन नंबर 2, और ये आपको 1 जैसा दिख रहा है। मतलब क्या है, आई वाई है, और ये क्या है, आई एक्स है। तो आई जेड मुझे क्या मिल रहा है, आई जेड क्या मिल रहा है, आई प्लस आई एक्स प्लस आई वाई, या फिर आई वाई प्लस आई एक्स बोल सकते हो, ठीक है। तो हमेशा याद रखना, अगर टू डी बॉडी है, लेमिनार बॉडी है, दोनों दो एक्सिस जो प्लेन से पास हो रहे हैं, ठीक है, तो दोनों एक्सिस का जो सम होगा वो परपेंडिकुलर एक्सिस से क्या होगा, इक्वल होगा, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसा मत लिख देगा कभी आई एक्स, मतलब हमेशा ये मत फॉर्मूला यूज करना, आपको हमेशा देखना है कि परपेंडिकुलर एक्सिस कौन सा। अगर मान लो यहाँ पे एक्स एक्सिस होता तो ये आई एक्स इज इक्वल टू आई वाई प्लस आई जेड होता, ठीक है। ऐसे आंख बंद करके नहीं लिखना है कि आई जेड इज इक्वल टू ऑलवेज आई एक्स प्लस आई वाई। आपको यहाँ पे ध्यान देना पड़ेगा कि लेबलिंग क्या होता है, लेबलिंग क्या क्या दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ से मुझे लगता है कि आपको दोनों थ्योरम काफी अच्छे से समझ में आ गया होगा, और आप प्रीवियस लेक्चर्स भी जरूर देखें, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है। और लेक्चर अच्छा लगा तो अपने फ्रेंड्स को जरूर शेयर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।